बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट रिजिड बॉडी। बेटा रिजिड बॉडी क्या होता है? आपके पास यूजुअली हम ना ये चीज बिलीव करते हैं कि रिजिड बॉडीज आर सॉलिड्स। और ऐसा ना बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि ना रिजिड बॉडी अपनी शेप साइज चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनते हैं। मान लो एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक। जब हमने पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच का डिस्टेंस देखा तो उनमें कुछ डिस्टेंस था। पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3 के बीच में कुछ डिस्टेंस एग्जिस्ट करता था। सिमिलरली हर दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा था। दैट इज ओके, फाइन। अब सोचो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर ले गया, नाउ द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, तो भी तो सर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में डिस्टेंस तो उतना ही रहा ना, वो थोड़ी चेंज हुआ। वो थोड़ी चेंज हुआ। बेटा अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पे ले जाओ तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाता है। तो पहली बात, रिजिड बॉडीज वो होती हैं जिनके बीच में इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन्ड होता है। तो कुछ बच्चे जो इस चीज को मिथ समझते हैं कि सर रिजिड बॉडी वो होती है जो अपनी जगह से मूव ही नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। बेटा आपके पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, लेट अस से दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये अपनी जगह से मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। रिजिड बॉडीज आर नॉट ऑलवेज वॉल्स और रॉक्स। ऐसा नहीं है। बेटा रिजिड बॉडीज आर दोस्त जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स का डिस्टेंस सेम रहता है। दूसरी बात, रिजिड बॉडी, दूसरा मिथ होता है बच्चों के मन में, सर रिजिड बॉडी अपनी शेप कभी चेंज नहीं कर सकती। क्यों? आपके पास मान लो एक रॉड है, लेट अस से एक स्टील की रॉड है। आपने इसको जोर से हिट किया और हिट करने के बाद पार्टिकल की शेप चेंज हो गई। ओ सॉरी, रॉड की शेप चेंज हो गई। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप एडुकेट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं तो रिजिड बॉडी की शेप चेंज हो सकती है। लिखो रिजिड बॉडी का मतलब, राइट डाउन। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी, a body is said to be rigid body if distance between any two particles, distance between any two particles remain fixed, remain fixed. Full stop. Rigid body can move from one place to another place, can move from one place to another place, body can move from one place to another place. Next, rigid body can change their shape, rigid body can change their shape if adequate amount of force is applied, if adequate amount of force is applied. Adequate force. Yes, adequate amount of force is applied. Done. Okay. अब ये वर्ड आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब होता है? राइट डाउन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है? राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। when many particles when many particles are linked together, when many particles linked together to perform a common functionality, to perform a common functionality, it is known as system of particles. It is known as
system of particles. Okay. Now फिर और बात करते हैं। बेटा एक वर्ड आता है यहाँ पे, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जिसे हम लीनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप मूव करवा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट अब यहां से यहां पे आ गया। तो क्या सारे पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए या कुछ पार्टिकल डिस्प्लेस हुए? सारे पार्टिकल डिस्प्लेस हुए, और सबकी लीनियर स्पीड एंड डायरेक्शन सेम थी। लिखो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब, व्हेन, हाँ जी, राइट डाउन। ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन external force is applied, when external force is applied and all the particles move with velocity constant velocity in a straight line direction, in a straight line direction. Okay, now next, अगर मान लो पार्टिकल, हमने ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड से बांधा, लेटर से हमने एक स्टोन को थ्रेड से बांधा और उसको ऐसे घुमाने लगे। यस बेटा, इसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। राइट डाउन। व्हेन व्हेन all the particles when all the particles move in a move in a concentric circle move in a concentric circle move in a concentric circle about a given fixed about a given fixed axis of rotation about a given fixed axis of rotation, it is called rotatory motion. It is called rotatory motion. अब रोटेटरी मोशन देखो कैसे कैसे हो सकते हैं। मान लो एक बॉडी है जो अपनी एक्सिस पे गोल घूम रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में यूज होने वाला सीलिंग फैन। बेटा सीलिंग फैन जब रोटेट करता है तो अपनी इस फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करता है, वन फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर ऐसा होता है, वन फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे स्पिनिंग टॉप लट्टू, जब वो रोटेट करता है, तो बेटा कभी अगर आपने स्पिनिंग टॉप को रोटेट होता हुआ देखा हो, तो हाउ इट रोटेट्स, आपके पास स्पिनिंग टॉप जब मूव करता है तो ऐसे ऐसे भी गोल गोल भी घूमता है, ऐसे भी घूम रहा है, और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। ऐसा होता है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और एक कॉमन एक्सिस पे भी घूम रहा है, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट कॉमन एक्सिस। तो बेटा रोटेशनल मोशन ऐसा भी हो सकता है कि एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में यूज होने वाला टेबल फैन। बेटा टेबल फैन
अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है और यस सर। ऐसे भी रोटेट करता है। तो दो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकते। हाँ, लेफ्ट राइट भी मूव करता है और वो गोल गोल भी घूम रहा है। तो इसमें भी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा हो सकता है ना। यस। और सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारा एक व्हील है, व्हील, वो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आगे भी बढ़ता है, जैसे कार का व्हील गोल गोल घूमते घूमते आगे भी बढ़ता है। तो रोटेशनल मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है। एग्जाम्पल, कार व्हील, कार का व्हील गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ऐसा होता है। तो रोटेशनल मोशन में ऐसा हो सकता है कि बॉडी के पास सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, लिख लो। रोटेशनल मोशन में सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है या टू एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है। इसके अंदर है। बेटा रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन नहीं आ हाँ रहा। जी, हाँ। तो रोटेटरी मोशन सिंगल एक्सिस रोटेशन भी हो सकती है और टू एक्सिस रोटेशन भी हो सकती है। लिख लो इनको। सिंगल एक्सिस और टू एक्सिस। हाँ जी, वन एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे कि फैन, टू एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे कि स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, यस। राइट। एक और एग्जांपल लिख लो, टेबल फैन, टू एक्सिस ऑफ रोटेशन का। और ऐसा भी हो सकता है कि रोटेट करते करते बॉडी आगे बढ़ रही हो, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। हाँ, इसमें लिख लो रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन। डन, लिख लिया। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। बेटा हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है सुनते हैं। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अलग अलग पोजीशंस पे, लाइक दिस, अलग अलग पोजीशन पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस। ऐसा होगा इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा व्हाट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? इक्वली। दैट इज इक्वल मास अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक बॉडी, मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। पहले ये लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, ये नोट में लिख लेना ये सारी बात। क्या? हाँ बिल्कुल बनानी है, और ये नोट वन में लिखना पहले, सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। ये पहले लिखो, फिगर बनाओ, और नोट वन लिखो पहले ये। सेंटर ऑफ मास के अंदर आएगा, नोट के अंदर आएगा। बेटा ये नोट फर्स्ट नोट है, आपकी मेन हेडिंग है सेंटर ऑफ मास और उसके फर्स्ट नोट है सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। नोट टू है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लिया।
सिमेट्रिक मास, सिमेट्रिक मास है। हाँ जी, लिख लिए दोनों नोट। चलिए, अब लिखिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, राइट डाउन। लिख लिया। यस लिखिए अब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। अ पॉइंट, अ पॉइंट, सर, डेफिनेशन हाँ पढ़ा। जी, सेंटर ऑफ मास, अ पॉइंट वेयर वी बिलीव, अ पॉइंट वेयर वी बिलीव द होल मास ऑफ द बॉडी, द होल, a point where we believe the whole mass of a body is concentrated there, is concentrated there, सर, a point where we believe the whole mass of the body is concentrated there, and hence torque effect is zero। अभी टॉर्क क्या होता है बात करेंगे स्टूडेंट। एनर्जी। क्या बेटा? सर, टॉर्क एक तरीके की एनर्जी नहीं होती। डायमेंशन वही होती है ना। एक्चुअली में मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, कहीं मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लें कि अगर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता, इफ वी बिलीव द होल मास इज कंसंट्रेटेड हेयर, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अगर हम एक ऐसा पॉइंट मान ले कि जहां पे हम ऐसा बिलीव करें कि सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इफ वी इमेजिन कि देर इज सम प्लेस जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हम बिलीव करते हैं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, जहां पे हम बिलीव करते हैं कि सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। लिख लो इसको। डन। एक सेकंड। सर, फिगर भी बना लूंगा। फिगर बनानी है। सर, ये इफ यू बिलीव द होल मास। हाँ जी, नाउ सर, इट इज कॉल्ड सीएम। सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ वी बिलीव, इफ वी बिलीव यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, if we believe uniform mass distributed body, then center of mass
देन सेंटर ऑफ मास lie at symmetric center. Center of mass lie at symmetric center. बेटा सिमेट्रिक सेंटर क्या होता है सुनते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक सेंटर? अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ ले लेते हैं लेटर से 10 मीटर। तो डायमेंशन वाइज मिड पॉइंट कहाँ होगा इसका? बेटा इसके मिड पॉइंट कहाँ होगा? सर के बीच में। करेक्ट, 5 मीटर पे इधर होगा। यहां से 5 और यहां से 5। तो हम ऐसा बिलीव करते हैं कि सारा का सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मास मैं मान लूं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बेटा सिमेट्रिक सेंटर क्या है सर? 5। सेंटर ऑफ मास कहाँ है सर? उसी पॉइंट पे ही है। लेकिन सर ये तो तभी है ना जब बॉडी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड की है। बेटा अगर यहाँ पे इफ मास इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सेंटर ऑफ मास lie at ज्योमेट्रिक सेंटर। यस। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास इफ बॉडी मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल स्पून। बेटा आपके घर में जो स्पून है वो कुछ ऐसे है, यहां से हैवी है, यहां से लाइट है। इसके बीच में यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो 2 मीटर, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो 20 सेंटीमीटर। तो इसका सिमेट्रिक सेंटर कहाँ है? ये यू के आसपास होगा। क्या? इस यू के आसपास होगा जहाँ पे यू बना स्कूल का वहाँ के बेटा आसपास होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर अच्छा। और 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे होगा। बट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नहीं होगा। बट सेंटर ऑफ मास डज नॉट विल नॉट लाई हेयर। सेंटर ऑफ मास विल नॉट लाई हेयर, लाई एट 10 सेंटीमीटर। तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दैट केस आपके पास सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिक सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे नहीं होगा। इज इट राइट? लिख लो पहले इसको। तो बॉडी ना हो। करेक्ट। फिर कहाँ से? ये रॉड से। ये लिख लिया? लेफ्ट साइड पे इफ बिल्कुल, बिल्कुल लिखना है। डन। लॉर्ड का तो हो गया। ये स्कूल का भी। यस।
यस लिख लिया। ऐसे से एक सेकंड। डन। से ऐसे होने वाला। तो अभी बीच में ये रखा है, और ये क्या है, लाइट है और हैवी। हाँ जी। सर ज्योमेट्री सेंटर में जी जी से लिख सकते बेटा आपको याद रहना चाहिए बस। हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसे नहीं। हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट सेंटर ऑफ मास lie that center of mass lie always on the body, always on the body, but it can lie, but it can lie outside the body also, but it can lie outside the body also. Okay, for example, for example, in case of bangle or a ring, in case of a bangle or a ring, the center of mass lie in the center, center of mass lie in the center, ब्रैकेट में लिखना एयर, ब्रैकेट में लिखना एयर, एयर and not on the body, and not on the body. Hmm. And not on the body. Done. Okay. Next point लिखना, center of mass, center of mass position, center of mass position। एग्जाम्पल ये है क्या है? नहीं नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास पोजीशन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 6.1 को रीड करो। Give the location of the center of mass of a sphere cylinder in Q. Each of uniform mass density. Does the center of mass of a body necessarily lie inside the body? इसका आंसर क्या होगा, डज नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी? आंसर इज नो। Center. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक दूसरे को कट करती है, रिंग का कहाँ होगा, सेंटर पे, सिग्नल करेंगे, राइट।
लिख लो बेटा ये एग्जाम्पल Yes. 6.1। क्वेश्चन 6.1 का आंसर लिख लेना ये। हाँ जी, लिख लिया। Yes, sir. ओके, चलिए वापस आते हैं, सेंटर ऑफ मास पे और बातें करते हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला। मान लो फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, देखते हैं नाउ। मान लो आपके पास एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट अस से दिस इज वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल वन, पार्टिकल टू। इसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, लेट अस से आर वन, लेट अस से आर टू। आपने क्या किया, इस पार्टिकल को कुछ फोर्स लगाया F1, और इस पार्टिकल को भी कुछ फोर्स लगाया F2। बेटा F1 एंड F2 का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन पार्टिकल वन एंड पार्टिकल टू। बेटा F1 F2 मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस है। और हम लोग एक बार न्यूटन का फर्स्ट लॉ सुनाना जरा। बेटा Yes, न्यूटन, sir. न्यूटन फर्स्ट लॉ एक बार सुनाएंगे, बोलो। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ, The second आता है. चलो सेकंड सुनाओ एक बार जरा। Oh. Sir, if बोलो बेटा। it's a न्यूटन थर्ड लॉ सुनाओ चलो। third, third ये वाला ना every action has equal and opposite. अब पूरा लॉ Every बताओ। action has equal and opposite reaction. हम्म। But every action has equal and opposite reaction. But action and reaction do not cancel out each other. वाई। Suppose they are other bodies, different bodies. न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता था, न्यूटन फर्स्ट law that is also called law of inertia. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will Unless remain in uniform motion in the same straight line external forces apply on. unless external unbalanced force is applied on it. Yes. Right? अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि बॉडी में मोशन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से नहीं आता है। बेटा इंटरनल फोर्सेस तो एक दूसरे को वैसे भी पेयर में कैंसिल कर देती हैं। लिखो पहले ये।
जी, लिख लिया। Besides, बच्चे डन। ऐसा ऐसे होने वाला है। ऐसे होने वाला है। फिर अब चल, अब तो तो फॉर्मूला क्या हुआ? अभी बता रहा हूँ, अभी कहाँ हुआ, अभी तो शुरू किया था। हाँ। तो फोर्स नेट कितना हुआ सर? फोर्स वन प्लस फोर्स टू, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ। एक तो ये एक दूसरे कैंसिल नहीं होता है, वो क्या एवरी एक्शन रिएक्शन। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज सही तो क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डी बाई डी टी ऑफ वन, डी बाई डी टी ऑफ टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस। तो डी बाई डी टी ऑफ पी नेट दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ब्रैकेट में पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर। या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि पी नेट इक्वल्स टू पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर। बेटा पी का मतलब क्या है यहाँ पे? इसमें पी का मतलब क्या होता है? क्या सर क्लास व्हाट इसमें व्हाट पी स्टैंड्स फॉर? कुछ नहीं मोमेंट का। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? भी मास इंटू वेलोसिटी, राइट। लिखो पहले यहाँ तक। डन।
वेक्टर्स एंड एंटीना के ऊपर। हाँ जी, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस। चलिए, तो लीनियर मोमेंटम की जगह हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मास वन इंटू वेलोसिटी वन प्लस मास टू इंटू वेलोसिटी टू शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू वी सी एम। यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब है टोटल मास, एंड एम वन एम टू का मतलब है इंडिविजुअल पार्टिकल मासेस, इंडिविजुअल पार्टिकल मासेस। और वी सी एम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वी सी एम दैट इज एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। ये लिखो पहले। ठीक है। राइट डाउन दिस। कैसा हो गया? ओके, अच्छा, मुझे देखते तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी टाइम। ओके, डिफरेंशिएशन की टर्म में दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डीवी बाई डीटी। करेक्ट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट वी गेट, डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम इक्वल्स टू एम वन डी बाई डी टी ऑफ वी वन प्लस एम टू डी बाई डी टी ऑफ वी टू डिवाइड बाई टोटल मास। बेटा डीवी बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, सो दैट इज एक्सेलरेशन वन, एक्सेलरेशन टू डिवाइड बाई टोटल मास। So this is center of mass acceleration. लिख लो इसको भी। कैसा होगा? ओके, वेलोस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना। ये एक्सपेक्ट करेक्ट, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डी एक्स बाई डी टी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी, वी नो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइड बाई टोटल मास। तो दैट इज डी आर सी एम बाई डी टी इक्वल्स टू एम वन डी बाई डी टी ऑफ आर वन प्लस एम टू डी बाई डी टी ऑफ आर टू डिवाइड बाई टोटल मास। ये तो आर क्या है? बेटा आर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बेटा आपके पास आर वन आर टू, ये देखो, आर वन इसका पोजीशन वेक्टर, आर टू इसका पोजीशन वेक्टर, और आर यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास उसका पोजीशन वेक्टर। डायग्राम बना लो। ओके,
तो यहाँ पे आ गया मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम इक्वल्स टू डी बाई डी टी कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। तो कंपेयर करिए LHS एंड RHS को। तो व्हाट वी गेट, RCM is equals to m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। लिख लो पहले यहां तक। हम्म इफ बॉडी इज इन 3D प्लेन, क्या मतलब है इसका, कि अगर RCM को हम लिखें x आई कैप, y j कैप, z k कैप, और R1 को हम लिखें x1 आई कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और R2 को हम लिखें x2 आई कैप, देन कॉरस्पॉन्डिंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप टर्म्स। बेटा मुझे बताओ कि अगर हम आर की जगह एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप लिखें, तो एक्स को हम लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास। वाई को लिख सकते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में टोटल मास। अब जेड बताओ, जेड क्या लिख सकते हैं, जेड बोलो क्या लिख सकते हैं, m1, Seven हाँ m1 z1 प्लस m2 plus z2 M. डिवाइड बाय कैपिटल मास, टोटल मास। Yes. लिखो पहले यहाँ तक।